आज हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक एवं देश का संवैधानिक प्रधान होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करता है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति की संविधान की स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा वाला पद है। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है अथवा राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। यहाँ पे राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के ही द्वारा करता है तथा प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही उसकी वास्तविक कार्यपालिका है। भारतीय राष्ट्रपति की योग्यता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य होते हैं। मतलब उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वे भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। लोकसभा नागरिक का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्य हो। नंबर 4, चुनाव के समय लाभ के पद पे ना हो। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व संघ व राज्य के मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते अतः उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय अनुच्छेद 54 में है। एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के निर्वाचन मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होना आवश्यक है। नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप यहाँ कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके मतलब राष्ट्रपति को हमारी चुनी हुई जनता ही चुनती है। जिनसे संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का अगर हम कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। समझ में आया? जैसे कि उसका अगली बार अगर उसका कोई राष्ट्रपति बनने के लिए कोई सीट नहीं बनी किसी की तो फिर वो ही राष्ट्रपति बना रहेगा। ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समान अनुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार ये कहा गया है।
अगर आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति की बारे में जानना है कि किस प्रकार की पद्धति है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कर रहे थे तो अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु त्याग पत्र अथवा महाभियोगी द्वारा खाली हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, ना कि शेष अवधि के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए उसका हो फिर से चुनाव होंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई राष्ट्रपति बन भी जाता है तो वो फिर 5 वर्षों के लिए बनता है। खाली पद पर चुनाव 6 महीने के भीतर होने जरूरी है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर ही चुनाव होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति का पद मृत्यु त्याग पत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब उस वक्त जो 6 महीने का जो चुनाव की प्रोसेस चलेगी, क्योंकि हमें एक दिन में तो राष्ट्रपति नहीं मिल जाएगा, तो उस वक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो तो संसद द्वारा पारित राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, राष्ट्रपति भी ना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो तो उसका जो वरिष्ठ न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उपराष्ट्रपति के उस पद पे ग्रहण होगा। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, जिसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 भाग 1 में किया गया है। राष्ट्रपति को उसकी पद पर अवधि की समाप्ति के पूर्व संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाए, बशर्ते उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, जो लिखित सूचना दी जाएगी उसमें हमारे जो सदन है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए 1/4 लोगों के। संसद का वह सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश हुआ हो उसके 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे जो सदन बैठी है तो 2/3 लोग उसके लिए 2/3 लोग ही उसके लिए मतलब मान्य होने चाहिए कि वो माने कि हाँ हम राष्ट्रपति को पद से हटाने को तैयार हैं। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप की जांच करता है। यदि जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तब राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है और उस स्थिति में राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना पद से इतना आसान नहीं होता है, जैसा कि अभी आपने पढ़ लिया है। सैलरी एवं भत्ते की बात करें तो राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन राष्ट्रपति के वेतन पे कोई टैक्स नहीं होता। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क आवास व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। वे सेवानिवृत्त के बाद राष्ट्रपति को 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद
1959 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान सैलरी तथा भत्ते में किसी प्रकार की भी कमी नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं होगा कि उनकी सैलरी में हम कम या ज़्यादा कर दें, जितनी उनकी सैलरी है उतनी ही दी जाएगी। अगर हम राष्ट्रपति की शक्ति एवं अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियाँ एवं अधिकार मिले हैं, जैसे कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, विवेकी शक्तियाँ एवं आपातकालीन शक्तियाँ। आगे हम इन्हें भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। अधिकार के बारे में जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। राष्ट्रपति के नाम से देश की नीतियाँ एवं संचालन होता है। राष्ट्रपति को निम्न पदों में नियुक्ति करने का अधिकार है। यहाँ पर हम बात करें प्रधानमंत्री के सलाहकार, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, नेक्स्ट सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने का आयोग के सदस्यों को भी वो चुन सकते हैं, मतलब उनके पास चुनने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति विदेशी राजनयिकों का आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है तथा राजपूतों को नियुक्त पत्र जारी करता है। राष्ट्रपति की विद्या, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके हताशा से कोई भी कानून नहीं बनता, उसके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति लोकसभा का प्रथम सत्र को संबोधित करता है तथा संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण देने की शक्तियां उसको प्राप्त है। राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत और सत्रवासन करना एवं लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी वह रखता है। नए राज्यों के निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन, संबंधित विधेयक, धन विधेयक, अनुच्छेद 110 या फिर संचित निधि एवं व्यय वाला विधेयक, अनुच्छेद 117 एवं राज्य हित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किए जाते। सभा के लिए आंग्ला भारतीय समुदाय से 2 सदस्य तथा राज्यपाल के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति उसको प्राप्त होती है। एवं राष्ट्रपति की न्यायिक क्षमता एवं शक्तियाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलवन करने, परिहार और सजा लघुकरण करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड माफ करने का भी अधिकार है। क्षमा दंड और बंदी कारण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह अगर जो दोषी होता है उसे मुक्त कर दिया जाता है। उसका दंड है, मान लो फांसी की सज़ा है, तो उसे वो नहीं दी जाएगी। प्रविलवन पढ़ा, परिहार पढ़ा, लघुकरण पढ़ा, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी धन पर रोक लगाता है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। ठीक है, ये हमारा प्रविलवन है। परिहार की बात करें तो दंड के स्वरूप में बिना परिवर्तन किए हुए उसकी अवधि कम कर दी जाती है। लघुकरण से तात्पर्य है कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। और इसमें पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति शासन प्रशासन द्वारा प्राप्त सजा या कोर्ट मार्शल की
सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार वह रखता है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पास सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने तथा सैन्य बलों को विस्तार करने हेतु आदेश देने की शक्ति भी प्राप्त होती है। शक्तियों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में उसे अपनी विवेक से काम करना होता है। वह स्थितियां निम्न हैं। ठीक है, विवेकी शक्तियां है ना। पहला है कि जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो वो अपने विवेक से काम करेगा। ठीक है, दूसरा कि पद धारण के व्यक्ति की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो। ठीक है, तीसरा है कि यदि सत्तारूढ़ मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो। ठीक है, बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रखता है। ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरा हमारे पास है सब्सटेंशियल वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्वृत्ति हेतु भेज सकता है। जेबी वीटो यानी जिसे हम पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या है कि इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिक काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अर्थात उस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक पर अनुमति ना देने का है और ना ही अनुमति देने से इनकार करता है। ठीक है, ना तो वो ये कहता है कि बनाओ, मतलब ना तो वो अनुमति देता है ना उससे इनकार करता है। ठीक है, और ना ही उसमें वो कुछ सुधार करने के लिए कहता है, तो उसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। वाला है कि अब कौन से सन से कौन से सन तक हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो राष्ट्रपति सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 1962। दूसरे जो थे हमारे डॉक्टर इस राधाकृष्ण 1962 से 1900 यानी 1962 से 1967। हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन 1967 से 1969। और हमारे जो चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी 1969 से 1974। हमारे पांचवें राष्ट्रपति फारूकुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। एंड हमारे जो छठे हैं वो हैं नीलम संजीव रेड्डी जी 1977 से 1982। हमारे जो आठवें राष्ट्रपति रहे हैं वो ज्ञानी जेल सिंह जी 1982 से 1987। और हमारे जो आठवें राष्ट्रपति हैं वो हैं आर वेंकटेरमन 1987 से 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ये हमारे 9वें राष्ट्रपति थे 1992 से 1997। हमारे 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण जी 1997 से 2002। और हमारे 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी 2002 से 2007। हमारे जो 12वें राष्ट्रपति वो प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012। हमारे जो तीसरे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 और रामनाथ कोविंद 2017 से और अभी तक हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।